तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू हिंदू होटल का 14वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके सारे अध्याय आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगले महीने की शुभ पहली तारीख को रेल बाजार के गोपाल घोष की तंबाकू के दुकान के पास ही एक होटल खुला। टीन के साइन बोर्ड पर लिखा है आदर्श हिंदू होटल। हजारी ठाकुर अपने ही हाथों खाना पकाते हैं। भात, दाल, मछली, मांस सब कुछ तैयार रहता है, साफ सुथरा और सस्ता। आइए, देखिए, परीक्षा कीजिए। बेचू चक्रवर्ती के होटल की तरह सामने ही गद्दी घर है। वहाँ बंशी ठाकुर का वही भांजा काठ के संदूक पर खाता रखकर ग्राहकों के आने जाने का हिसाब रखता है। अंदर हजारी और बंसी खाना पका रहे हैं। बेचू चक्रवर्ती के होटल की तरह ही 3 दर्जे रखे गए हैं। उसी तरह टिकट खरीदकर अंदर जाना होता है। काम बहुत बुरा नहीं चल रहा। जिस दिन होटल खुला दोपहर के वक्त ग्राहकों की तादाद अच्छी ही रही। खाने वाले कमरे में जब बंसी भात परसने के लिए आया तो लौटकर उसने हजारी से कहा, 3rd क्लास में 30 आदमी। पहले दिन के ख्याल से काफी है, शाम को मांस बना दो। बहुत दिनों की कामना ठाकुर राधा वल्लभ ने पूरी कर दी। हजारी अब होटल का मालिक है। आज वह बेचू चक्रवर्ती की बराबरी का आदमी है। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जितने जाने सुने परिचित लोग जो जहां हैं उनसे यह बात कहता फिरे। मन की खुशी दबाए न दबी तो तीसरे पहर वह कुसुम के यहाँ जा पहुंचा। कुसुम ने पूछा, होटल कैसा चल रहा है ताऊ जी? काफी ग्राहक मिल रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम एक बार वहां आकर खाना खा जाओ। तुम तो हिस्सेदार हो। आऊंगी, कल सवेरे आऊंगी। आपके मालिक ने क्या कहा? गुस्से में पागल हो रहे हैं। पिछले महीने इसकी मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। मत दे, सच कहता हूँ कुसुम बेटी। कौन कहता है कि मेरी उम्र 48 की हो गई है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र 15 साल कम हो गई है। हाथ पैरों में ताकत आ गई है। तुम और मेरी अत्सी बेटी पिछले जन्म में मेरी कौन थी यह नहीं जानता तुम लोगों का। कुसुम ने उसे रोककर कहा, फिर वही सब बातें ताऊ जी। रुपए मैंने अपनी सुविधा के लिए दिए हैं। यह तो रोजगार में रुपए लगाना हुआ ना। रुपए के संदूक में बंद रहकर मुझे स्वर्ग में दीपक दिखाते। मैंने आपसे कहा नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे बाबू की बेटी की जो बात आपने कही उसने बेशक बिना किसी लालच के दिए हैं। उसके 1000 बार कह सकते हैं। वैसे उसकी शादी का क्या हुआ? अगले सोमवार को शादी है, मुझे चिट्ठी मिली है। उस दिन सवेरे जाऊंगा। अगर मेरे काका से मुलाकात हो तो रुपए पैसे की बात मत वहां कहिएगा। सिखाना ना पड़ेगा बेटी, जितनी बार उनसे मुलाकात हुई है मैंने इशारे से भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। मेरा घर भी एंडोशाला में है। मुझको कुछ सिखाना ना होगा तुम्हें। अपने कहने के मुताबिक अगले दिन सवेरे कुसुम होटल देखने गई। दूध दही लेकर वह बड़ी देर तक मोहल्ले मोहल्ले घूमा करती है। उसके लिए इसमें अचरज की बात नहीं थी। हजारी उसे आदर से रसोई घर में बैठाने चला, लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ी रही। बोली, मैं कोई गुरु ठकुराई नहीं हूँ जिसे आसन बिछाकर आदर से बैठाना होगा। हजारी ने कहा, होटल तुम्हारा भी तो है बेटी। तुम तो इसकी हिस्सेदार भी हो, महाजन भी हो। अपनी चीज को अच्छी तरह से देखभाल लो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसकी जांच पड़ताल करो। इसमें शर्म की क्या बात है? बंशी पहचान लो, ये एक हिस्सेदार है। कुसुम इस बात से बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक आया। वह एक ऐसे होटल की हिस्सेदार और महाजन है, यह उसके जीवन में एक नई बात है। इस बात पर उसने इस नज़र से कभी गौर ही नहीं किया था। हजारी ने कहा, आज मछली बनी है, खासी बड़ी रोहू मछली। तुम जरा ठहरो, मुड़ी लेती जाओ। नहीं नहीं ताऊ जी, मैंने इस सब बातों के लिए आपको मना कर दिया है ना। सबके मुंह से छीनकर मछली की मुड़ी खाऊंगी, ये कैसी बात है? अरे मैं तुम्हारा बूढ़ा बाप हूँ। तुम्हें खिलाकर अगर मुझे तृप्ति मिलती है तो तुम खाओगी क्यों नहीं? होटल ने के नौकर ने आवाज लगाई, 3rd क्लास 3 थाली। हजारी ने कहा, ग्राहक आने लगे, तुम जरा बैठो बेटी, मैं आ रहा हूँ। बंसी भात परस दो। आने के समय कुसुम सल्लस संकोच के साथ हजारी की दी हुई 1 कटोरी मछली ले आई। 1 साल गुजर गया। हजारी एंडोशाला से बैलगाड़ी पर वापस आ रहा है। साथ में टेम्पी की माँ, टेम्पी और लड़के बच्चे हैं। उसके होटल का काम धंधा आजकल बहुत बढ़ गया है। राना घाट में रहे बिना अब काम नहीं चलता। टेम्पी की माँ ने कहा, और कितनी दूर है जी? अरे वही तो जो सागौन का बगीचा दिख रहा है ना, अब पहुंचे ही समझो। टेम्पी ने कहा, पापा वहां पर नहाऊंगी का? तालाब है या नदी? नदी है, घर पर ट्यूबवेल है। टेम्पी की माँ ने कहा, तब तो तालाब से पानी नहीं लेकर आना पड़ेगा। चलो जान बची। ये लोग कभी शहर में नहीं आई। टेम्पी की माँ के बाप का घर एंडोशाला में 2 कोस दूर उत्तर मनीरामपुर गांव में है। जन्म वहां हुआ, शादी एंडोशाला में।
बहुत दिन पहले सिर्फ एक बार शहर देखने का मौका मिला था, जब एक बार अगहन के महीने में गांव की औरतों के साथ नवद्वीप में रास देखने गई थी। होटल के पास ही एक मंजिला एक मकान पहले से ठीक कर रखा गया था। टेम्पी की माँ घर देखकर बहुत खुश हुई। हमेशा से उसे खरपतवार के घर में रहने की आदत है, पक्के घर में अब पहली बार रहेगी। कितने कमरे हैं जी? रसोई घर किधर है? पानी काफी निकलता है ना? अरे टेम्पी, गाड़ी के कपड़े अलग रख दे एक तरफ, उन सबको लेकर सारी चीजों के साथ छुआ मिला मत देना। ए जी, बोरे में से पहले एक लोटा तो निकाल दीजिए, पहले एक लोटा पानी निकाल लाऊं। जरा देर बाद कुसुम अंदर आकर बोली, अरे बड़ी माँ, तुम लोग आ गई? घर पसंद आया ना? टेम्पी की माँ कुसुम को पहचानती है, गांव में कुंवारेपन से ही उसे देखा है। उसने कहा, आओ बेटी आओ। कुसुम, अच्छी तो हो, आओ आओ, कल्याण हो। इसी समय होटल का नौकर राखाल आया। उसके पीछे मजदूर के माथे पर एक बोरा कोयला। उसने हजारी से कहा, कोयला किधर रखवाऊं बाबू? हजारी ने कहा, कोयला क्यों ले आया रे? तुझे तो मैंने लकड़ी ले आने को कहा था, ये लोग कोयला सुलगाना नहीं जानती। कुसुम ने पूछा, कोयले का चूल्हा है ना, मैं सुलगाए देती हूँ। फिर बड़ी माँ को सीख लेना होगा। इस शहर में बाजार में कोयला लकड़ी से सस्ता पड़ेगा। मैं एक दिन बड़ी माँ को सिखा दूंगी। राखाल ने कोयला उतरवाकर कहा, बाबू अब क्या करना है? हजारी ने कहा, तू अभी जाना मत, पानी वाली निकाल कर और सामान सही संभाल देना, तब जाना। होटल का सौदा आ गया है ना? हाँ आया है बाबू। उसमें से इस समय के लिए 4-5 आदमियों के अंदाज से मछली तरकारी ले आ, शाम को अलग से सौदा आएगा, पहले पानी निकाल दे। टेम्पी की माँ ने पूछा, यह कौन है जी? अरे ये हमारे होटल का नौकर है, मैंने उससे कह दिया घर का काम भी कर दिया करेगा। टेम्पी की माँ अवाक, उन लोगों का अपना नौकर, और वह हजारी को बाबू कहता है? ये बातें सारी तो एक अजूबा है, इन पर विश्वास करना मुश्किल है। गांव में वे लोग बड़े गरीब गृहस्थ थे। ब्याह हो जाने पर बर्तन मांजना, पानी भरना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि धान ले आने तक का सारा घरेलू काम वह अकेली करती आई है। फकत 4-5 महीने से अच्छे अनाज का मुंह देख रही है। पहले तो पेट भर भात भी हमेशा नहीं मिल पाता था, और आज अचानक ये किस ऐश्वर्य का द्वार उसके लिए खुल गया? पक्का मकान, नौकर, नल का पानी, यह सब सच है या सपना? राखाल ने आकर कहा, देखिए तो माँ जी, इतनी मछली तरकारी से काम चल जाएगा या थोड़ी और लाऊं? रोहू मछली की पीठ के 10-12 बड़े बड़े टुकड़े। टेम्पी की माँ खुश होकर बोली, नहीं बेटा, और की जरूरत नहीं, वहां रख दो। इन्हें काट दो माँ जी? अरे यह तो काट भी देना चाहता है, सौभाग्य है। ये सौभाग्य उसकी किस्मत में था। हजारी ने कहा, नहीं, पहले पानी निकाल दे, उसके बाद मछली काटते रहना। कुसुम कोयले के चूल्हे पर आग सुलगाई, आकर बोली, बड़ी माँ आप भी नहा धो लीजिए, तब तक आँच आ जाएगी। अब तो 11 बज रहे हैं, खाना चढ़ा देने में अब देर करने की क्या जरूरत? अब मैं चलूं? टेम्पी की माँ ने कहा, इस वक्त तुम यहीं खाना कुसुम। कुसुम ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, आप लोग इस दोपहरिया में जली भुनी तो आई हैं, अभी इस वक्त किसी तरह थोड़ा झोल भात बनाकर आप लोग खा लीजिए, अब मेरे खाने का झंझट मत कीजिए। कुछ झंझट नहीं होगा बेटी, तुम बिना खाए नहीं जा सकोगी। गांव से बढ़िया बैगन लाई हूँ, तुम्हारे शहर में वैसा बैगन नहीं मिलेगा। अभी बैगन तलूंगी, आज बाप के गांव का बैगन खा जाओ, कल तक सूख जाएगा, ठीक है? स्नान के बाद हजारी ने कहा, मैं जरा होटल जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक खाना बनाओ, मैं देखा। आधे घंटे बाद हजारी ने लौटकर देखा कि टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों परेशान होकर चूल्हे में फूंक मार रही हैं। आँच गिर गई है, अभी मछली का झोल बनने को बाकी है। टेम्पी की माँ ने परेशानी में कहा, ए जी, चूल्हे में अब यह क्या, वह आँच बुझी जा रही है, अब मैं क्या करूँ? कुसुम नहाने के लिए घर चली गई। राखाल होटल गया। इस समय वहाँ ग्राहकों की बहुत भीड़ है। इस समय लगभग 100 आदमी खाते हैं। बेचू चक्रवर्ती और जदू बाडूचे के होटल फीके पड़ गए हैं। हजारी खुद ही खाना बनाता है। रांधने के उसके गुण के चलते रेल बाजार के जितने ग्राहक हैं सब उसी होटल में टूट पड़े हैं। 3-3 ठाकुर और 4 नौकर पसीने पसीने हो जाते हैं। इन लोगों में से किसी ने कोयले का चूल्हा जलाना तो दूर, कोयला देखा तक नहीं था। आँच कम हो जाने की वजह से मुश्किल में पड़ गई। इन लोगों की हालत देखकर हजारी को हंसी आ गई। उसने कहा, सीख लो, देहाती बुद्ध कब तक बनी रहोगी? हटो तो, चूल्हे में थोड़ा सा कोयला और डालना पड़ता है, देखो तुमको बताए देता हूँ। टेम्पी की माँ ने कहा, तुम तो बड़े शाह रहती हो, एंडोशाला में ही तो घर है। मैं तो 7 वर्ष से राना घाट के इस बाजार में हूँ, मुझको कौन देहाती कहेगा? टेम्पी, बाबा यहाँ टॉकी है, तुमने देखा है? हजारी 20 हाथ पानी में जा गिरा। टॉकी बाइस्कोप यहाँ पर है जरूर, लेकिन उसे बाइस्कोप देखने का शौक कभी नहीं हुआ। लेकिन टेम्पी आधुनिक है।
एंडोशाला में रहने से क्या होता है? बंगाल के किस गांव में आधुनिकता की लहर नहीं पहुंची? और खास तौर से अत्सी उसकी सहेली है। अत्सी थे उसने बहुत सी बातें सुनी या सीखी हैं जिसे उसके बाबा तो नहीं जानते भी नहीं। टेम्पी की माँ ने पूछा, ये टाकी क्या होता है जी? आधुनिक होने की कोशिश में हजारी गंभीर होकर बोला, तस्वीरें बात करती हैं, कई बार देखा है, देखूंगा क्यों नहीं? कहकर हजारी सब कुछ उपेक्षा से उड़ा देने की कोशिश कर रहा था कि टेम्पी तुरंत ही पूछ बैठी, कौन सा खेल देखा था बाबा? खेल? अब क्या उसको याद है? शायद लक्ष्मण की मूर्छा नाम था। हाँ हाँ, लक्ष्मण की मूर्छा। बड़ी मुश्किल से मन को टटोलकर हजारी ने बचपन में देखी यात्रा की एक कहानी का नाम कह दिया। टेम्पी ने कहा, लक्ष्मण की मूर्छा वाला किस खेल का नाम है? इस तरह का नाम तो टॉकी के खेल का होता नहीं। आज सीधी से मैंने उसका नाम सुना है, वह तो दूसरी तरह का होता है। अरे हाँ हाँ, तू और अत्सीदी ही सब कुछ जानती है, चल हट, कोयले का वह बोरा। अरे मामा जी, खाना वाना हो गया? कहता हुआ बंशी का भांजा, वही सुंदर सा लड़का ज्यों ही घर के में अंदर आया, टेम्पी की माँ देहात की बहू झटपट माथे पर घूंघट करने लगी, लेकिन टेम्पी कौतूहल भरी नजरों से आने वाले की ओर देखती रही। हजारी ने कहा, आओ बेटा आओ। घूंघट किससे कर रहे हो? अरे यह तो बंसी का भांजा है, हमारे होटल में हिसाब किताब देखता है, बच्चा है, उसको देखकर घूंघट क्या? बंशी के भांजे ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। हजारी ने बेटी से कहा, अपने नरेंद्र दादा को प्रणाम कर टेम्पी। बेटा नरेंद्र, यह मेरी बेटी है, यह खासा पढ़ना लिखना जानती है, सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छा से सीख लिया है, हमारे गांव के बाबू की लड़की से। टेम्पी को अचानक जाने कैसी लाज लगने लगी। यह लड़का देखने में जैसा है वैसे चेहरे वाले लड़के को उसने कभी देखा नहीं है। इसकी थोड़ी सी बराबरी की जा सकती है तो सिर्फ अत्सी दी के दूल्हे के साथ। चेहरे की बनावट जैसे बहुत कुछ उसी तरह की है। बंशी के मांझे ने भी खुले अपनापन का भाव खो दिया। आंखें उठाकर अच्छी तरह देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। टेम्पी की तरफ तो ज्यादा देख भी नहीं सका। हजारी ने पूछा, मुर्शिदाबाद की गाड़ी से आज कितने आदमी आए? आए थे 10 के लगभग, लेकिन उनमें से 3 को बेचू चक्रवर्ती का नौकर एक तरह से हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गया। बाकी 7 आदमी हम लोग को मिले। 5 आदमी बनगांव की गाड़ी से भी आए थे। स्टेशन पर कौन गया था? ब्रज था। बनगांव की गाड़ी के वक्त राखाल भी था। ब्रज कह रहा था ग्राहकों को लेकर आज बेचू चक्रवर्ती के नौकर से उसकी मारपीट हो जाती। नहीं बेटा, ये सब की जरूरत नहीं, जो भी हो हमारे पुराने मालिक है, इतने दिनों से उन्हीं का खाकर पला हूं। होटल का काम भी उन्हीं के यहाँ सीखा है। सिर्फ रांधना जानने से तो होटल नहीं चला करता, यह तो एक रोजगार है। कैसे हाट बाजार किया जाता है, किस तरह ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है, किस तरह हिसाब किताब रखना होता है, यह सब भी जानना पड़ता है। 6 बरस उनके यहाँ रहकर मैं देखा करता था कि ये लोग किस तरह होटल चलाते हैं। देख देख कर मैं सीखता था, अब सब कुछ कर सकता हूँ। बंशी के भांजे ने कहा, अच्छा मामी जी, आप लोग खा पी लीजिए, मैं शाम को फिर आऊंगा। हजारी, कल दोपहर को तुम होटल में मत खाना, यहाँ घर पर खाना, समझे? बंशी का भांजा जब चला गया और टेम्पी भी आसपास नहीं रही तो हजारी ने कहा, लड़का कैसा है देखने में? बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर। उसके साथ टेम्पी का जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा ना? बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? हम लोगों की किस्मत में क्या ऐसा लड़का है? लिखा क्यों नहीं? आखिर उसको बुलाकर मैंने होटल में क्यों रखा? राना घाट के तुम्हारे घर पर उसे किस लिए बुलाया? टेम्पी से अभी कुछ समझी ना, कल उसकी जरा खातिर वातिर करो। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि उसके साथ टेम्पी का। अब जाकर भरोसा हो रहा है, उसके बाप की हालत खासी अच्छी है, लड़का भी मैट्रिक पास है। शादी के बाद उसे होटल में ही बैठा दूंगा, रहे मेरा हिस्सेदार बनकर, काम सीख ले। टेम्पी भी हम लोगों के पास बनी रहेगी, समझी ना? बहुत सी बातें हैं। टेम्पी की माँ सीधी सादी औरत अवाक होकर पति के मुंह की ओर ताकती हुई बातें सुनती रही। शाम को खबर आई, बेचू चक्रवर्ती के साथ हजारी के नौकर की का ग्राहक को लेकर स्टेशन पर मारपीट हो गई। हजारी के नौकर नथुनी ने कहा, बाबू, उनके होटल का नौकर ग्राहक का हाथ पकड़कर खींचतान करता है। हमारा ग्राहक है, हमारे होटल में आ रहा है, उसका हाथ पकड़कर खींचेगा और हमारे होटल की शिकायत करेगा। इसी में मेरे साथ मारपीट हो गई। ग्राहक कहाँ गया? ग्राहक तो हमारे यहाँ आया है, उनके होटल वालों को हम लोगों पर गुस्सा है। सब ग्राहक हमारे यहाँ चले आते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते। इसी बात का झगड़ा है बाबू। उन लोगों के होटल का तो दिवाला पिट रहा है, किसी गाड़ी से एक भी ग्राहक नहीं जाता। रात 8 बजे ज्यों ही हजारी ने मछली का झोल चढ़ाया, बंशी ने आकर कहा, हजारी भैया, जबरदस्त खबर है, तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम्हें किस लिए बुला भेजा, जाकर दिखाओ तो, शायद मारपीट के बारे में।
झोल तुम देख लो, मैं आकर मांस बनाऊंगा। देखो क्या बात है। बहुत दिनों के बाद हजारी बेचू चक्रवर्ती के होटल के उसी गद्दी घर में जा खड़ा हुआ। कमरे में घुसते ही उन्हीं पुराने दिनों का भाव उसके मन में घिर आया, जैसे कि आज भी वह रसोईया ब्राह्मण और बेचू चक्रवर्ती उसके मालिक। उसको देखते ही बेचू चक्रवर्ती खातिरदारी के साथ बोले, अरे आओ आओ हजारी, इधर बैठो। कहकर उन्होंने गद्दी का एक कोना हाथ से झाड़ दिया। यद्यपि झाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हजारी खड़ा ही रहा। उसने कहा, नहीं बाबू, मैं बैठूंगा नहीं। मुझे किस लिए बुलाया? आओ पहले बैठो तो सही, बताता हूँ। हजारी ने जीभ काट कर कहा, नहीं बाबू, आप इतने दिनों तक मेरे मालिक थे, मैं क्या आपके सामने बैठ सकता हूँ? कहिए क्या कहना है, मैं ठीक हूँ। हजारी की आंखें अपने आप खाने वाले कमरे की ओर उठ गईं। होटल की हालत सचमुच बहुत खराब हो गई। रात के 9 बज रहे हैं। पहले इस समय ग्राहकों की भीड़, कमरे में जगह नहीं रहती थी और अब वहां कोई नहीं है। होटल की शान शौकत भी पहले से बहुत कम हो गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, नहीं बैठो हजारी, चाय पियो। अरे कंगाली, हम लोगों के लिए चाय ले आ। हजारी ने फिर भी बैठना नहीं चाहा। नौकर चाय दे गया। हजारी आड़ में जाकर चाय पिया। बेचू चक्रवर्ती देख सुनकर बड़े खुश हुए। अचानक धनी हो जाने के बाद भी हजारी का दिमाग नहीं फिरा है। हजारी धनी हो गया है, यह तो इतने दिनों तक होटल चलाने की जानकारी से वे अच्छी तरह समझ गए। हजारी ने कहा, बाबू, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे? हाँ, क्या कह रहा था जानते हो? आज जब हमारा और तुम्हारा रोजगार एक ही जगह है, तब तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे नौकर ने आज मेरे नौकर को स्टेशन पर मारा, यह कैसी बात है? इसी समय पद्दो मेरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। होटल का नौकर भी आया। हजारी ने कहा, मैंने तो सुना कि पहले आपके नौकर ने मेरे नौकर को मारा। नथुनी ग्राहक लेकर आ रहा था इसी समय। पद्दो मेहरी ने कहा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। क्या तो हम तुम्हारा नथुनी हमारे ग्राहकों को फोड़ने की कोशिश नहीं करता है? ग्राहक हमारे होटल में आ रहा था, तुम्हारे होटल में नहीं जाना चाहता था। इस बात पर विश्वास करना जैसे बेचू चक्रवर्ती के लिए भी कठिन हो उठा। उन्होंने कहा, छोड़ो इस बात को। इस बात को लेकर हजारी से झगड़ा करने से क्या होगा? हजारी तो था नहीं वहां, उसने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा था हजारी, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारी, ठीक है बाबू, मैं राजी हूँ। आपके होटल के साथ किसी तरह का झगड़ा करने से मेरा काम नहीं चलेगा। आप मेरे पुराने मालिक हैं। आइए हम लोग गाड़ी बांट लें। आप जिस गाड़ी के समय स्टेशन पर आदमी भेजेंगे, हमारे यहाँ का नौकर उस समय नहीं जाएगा। बेचू चक्रवर्ती अचरज में पड़ गए। रोजगार ढाह और होड़ पर ही चलने वाली चीज है, अच्छे से जानते हैं। यही रोजगार करते उनके माथे के केश पक गए। ऐसी हालत में हजारी की बात इतनी उदारता भरी है, यह समझने में बेचू को देर नहीं लगी। उन्होंने संकोच से के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों? स्टेशन तो सिर्फ मेरा ही नहीं है। नहीं बाबू, अब ऐसा ही चलने दीजिए। मुर्शिदाबाद और बनगांव वाली गाड़ियों में से आप कौन सी लेंगे? आप मुर्शिदाबाद चाहते हैं या बनगांव? मैं उस समय नौकर को स्टेशन पर नहीं भेजूंगा। पद्दो मेहरी दरवाजे से हट गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, फिर जैसा कहो तुम। तब मुर्शिदाबाद वाले ही मेरे लिए रहने दो। तो जरा चाय और पियोगे? अच्छा तब जाओ। हजारी ने मालिक को प्रणाम किया और चला गया। पद्दो मेहरी ने दरवाजे के पास आकर पूछा, हाँ बाबू, क्या कह रहे हैं? गाड़ी का हिस्सा कर दिया। मुर्शिदाबाद वाली मैंने ले ली। जितने लोग आते हैं मुर्शिदाबाद से ही तो आते हैं, बनगांव वाली से कितने आते हैं? आदमी बेवकूफ है, बुरा नहीं, दुष्ट नहीं। मैं आज 7 वर्षों से देखती आ रही हूँ, जानती नहीं, गांजा पीकर बेहोश पड़ा रहता है, होटल की देखभाल खाक करता है, यह तो खाना पकाते ही मरता है। मजा लूटते हैं बंशी और उसका भांजा, नकदी तो उसी के हाथ में रहती है। मैं भीतर ही भीतर सब खबर रखती हूँ। बंसी को फिर यहाँ बुलाइए, वह होटल बात ही बात में खत्म होने वाला है। आप बंसी को फोड़ने के लिए आदमी लगाइए और उसके भांजे को भी।